नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम एक बेहद खास सफर पर निकलने वाले हैं। दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें भारत के दिल से होकर गुजरेगा। यह सफर न केवल रोमांचक होगा बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाएगा। एक ऐसा सफर जो हमें भारत की संस्कृति, इतिहास और जीवन रेखा से रूबरू कराएगा। हम जानेंगे कि कैसे ये नदियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत की 10 सबसे प्रमुख नदियों के बारे में। ये नदियां न केवल पानी का स्रोत हैं, बल्कि हमारी सभ्यता की नींव भी है। ये नदियां बस पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और जीवन का आधार है। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। इनके किनारे बसे शहर, इनके पानी से सींचे गए खेत और इनके जल में बसी अनगिनत कहानियां, यही तो असली भारत है। इन नदियों के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे इन नदियों के बारे में, उनके महत्व के बारे में और उनके साथ जुड़ी कुछ अनकही बातों के बारे में। यह सफर न केवल ज्ञानवर्धक होगा, बल्कि आपको भारत की असली सुंदरता से भी रूबरू कराएगा। सबसे पहले बात करते हैं गंगा मैया की। गंगा नदी, जिसे हम गंगा मैया के नाम से भी जानते हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गंगा, जो करोड़ों भारतीयों के लिए श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। यह नदी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग भी है। 2525 किलोमीटर लंबी यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, जहां से यह हिमालय की बर्फीली चोटियों से होकर बहती है और उत्तर भारत के मैदानों को सींचती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस यात्रा में यह कई महत्वपूर्ण शहरों और गांवों से होकर गुजरती है। इसके किनारे बसे हैं हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद जैसे पवित्र शहर, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये शहर गंगा के किनारे बसे होने के कारण विशेष महत्व रखते हैं। गंगा नदी न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उत्तर भारत की जीवन रेखा भी है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके पानी से खेती होती है, उद्योग चलते हैं और लाखों लोगों का जीवन चलता है। गंगा का पानी हमारे लिए अमृत के समान है। इसके पानी से न केवल कृषि को संजीवनी मिलती है, बल्कि यह उद्योगों के लिए भी आवश्यक है। गंगा के बिना हमारी अर्थव्यवस्था अधूरी है और लाखों लोगों का जीवन चलता है। गंगा के किनारे बसे गांवों और शहरों के लोग पूरी तरह से इस नदी पर निर्भर हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण ने गंगा को भी अपनी चपेट में ले लिया है। यह प्रदूषण न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र नदी को बचाने का संकल्प लें, क्योंकि गंगा का अस्तित्व ही हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। हमें इसे स्वच्छ और सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि गंगा का अस्तित्व ही हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। गंगा को बचाना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार होगा। अब बात करते हैं यमुना की, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी का गंगा के साथ एक विशेष संबंध है, जो सदियों से भारतीय संस्कृति और इतिहास का हिस्सा रहा है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह पवित्र स्थान हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो यहां आकर यमुना के पवित्र जल में स्नान करते हैं। 1376 किलोमीटर लंबी यह नदी दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों से होकर गुजरती है। इन शहरों में यमुना का जल जीवनदायिनी के रूप में जाना जाता है और अंततः प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। इस संगम स्थल को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यमुना नदी का पानी भी खेती और पीने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। यह नदी किसानों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन गंगा की तरह ही यह नदी भी प्रदूषण की मार झेल रही है। औद्योगिक कचरा और घरेलू अपशिष्ट यमुना के जल को दूषित कर रहे हैं। हमें यमुना नदी को भी बचाने के लिए आगे आना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल मिल सके। यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वच्छ यमुना ही स्वच्छ गंगा की गारंटी है। अगर हम यमुना को साफ रखते हैं, तो गंगा भी स्वच्छ रहेगी। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, जो तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। 2900 किलोमीटर लंबी यह नदी
असम और अरुणाचल प्रदेश के लिए जीवन रेखा है। इसके पानी से खेती होती है, मछली पकड़ी जाती है और नावों का आवागमन होता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने विशाल आकार और उफनते पानी के लिए जानी जाती है। इसके किनारे बसे गांव और शहर इसकी सुंदरता और प्रचंडता दोनों के साक्षी हैं। चैप्टर 4। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी की। 1465 किलोमीटर लंबी यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी गंगा उत्तर भारत के लिए। इसके पानी से खेती होती है, उद्योग चलते हैं और लाखों लोगों की प्यास बुझती है। चैप्टर 5। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की, जो मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी है। 1312 किलोमीटर लंबी यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल अमरकंटक के लिए भी प्रसिद्ध है, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। नर्मदा नदी के पानी को लेकर कई बार विवाद भी हुए हैं, लेकिन यह नदी आज भी लाखों लोगों के लिए जीवन का आधार बनी हुई है। चैप्टर 6। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की, जो दक्षिण भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी है। 1400 किलोमीटर लंबी यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कृष्णा नदी पर कई बांध बनाए गए हैं जिनसे सिंचाई और बिजली उत्पादन होता है। यह नदी दक्षिण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके पानी से लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। चैप्टर 7। कावेरी, दक्षिण की गंगा। अब बात करते हैं कावेरी नदी की, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। 800 किलोमीटर लंबी यह नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कावेरी नदी का पानी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय रहा है, लेकिन यह नदी आज भी दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके पानी से खेती और पीने के पानी की आपूर्ति होती है। चैप्टर 8। महानदी ओडिशा की जीवन रेखा। अब बात करते हैं महानदी की, जो ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। 858 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियों से निकलती है और ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। महानदी नदी ओडिशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके पानी से खेती, उद्योग और पीने के पानी की आपूर्ति होती है। इस नदी पर ही हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो एशिया का सबसे लंबा बांध है। चैप्टर 9। ताप्ती, मध्य भारत की जीवन रेखा। अब बात करते हैं ताप्ती नदी की, जो मध्य भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी है। 724 किलोमीटर लंबी यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी का पानी खेती और पीने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके किनारे कई उद्योग भी स्थापित हैं। चैप्टर 10। सतलुज, सिंधु की सहायक नदी। अंत में बात करते हैं सतलुज नदी की, जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। 1450 किलोमीटर लंबी यह नदी तिब्बत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सतलुज नदी का पानी सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके पानी से पंजाब और हरियाणा के खेत सींचे जाते हैं। इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी भारत की 10 प्रमुख नदियों की यात्रा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन नदियों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और जीवन का अभिन्न अंग है। आइए हम सब मिलकर इन नदियों को स्वच्छ और संरक्षित रखने का संकल्प लें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी सुंदरता और महत्व को समझ सकें।